चले जी, ये पास पेपर का ही सवाल है। अगर जब पास पेपर करना प्रैक्टिस तो ये नाम से मिल जाएगा आपको, असगर अली एसोसिएट। बात फिर मैं वही करूंगा कि ये 9 से 10 नंबर का पेपर में सवाल आ रहा है, और अगर मैं इसके एग्जामिनर कमेंट्स की साइड पे जाऊं तो सबसे कम बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया होता है और सबसे कम पासिंग रेशियो है इनके सवालों में। अब क्या ये मुश्किल सवाल होते हैं? नहीं, उसकी वजह ये होती है कि इसको एंड पे पढ़ा जाता है और 1-2 दिन में खत्म कर दिया जाता है, पहला। दूसरा ये होता है कि इस सवाल को जो प्रेजेंट करता है ना ICAP, वो बड़ा खतरनाक डिजाइन में करता है। हर दफा वो कोई नया तरीका सोच रहा होता है कि मैंने इसको कैसे दिखाना है सवाल। रिक्वायरमेंट तो वही है ना, या क्लोजिंग स्टॉक को ठीक कर दो, या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके दे दो, या जर्नल एंट्री पास कर दो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका हर दफा चेंज करता है। अब आकर वो कम कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंज में नहीं जा रहा, मतलब एक आधी एडजस्टमेंट चेंज कर रहा है, बाकी पैटर्न पास पेपर जैसा रख रहा है। जैसे इस दफा जो सवाल आया था उसमें भी ऐसा ही था कि पेपर मुश्किल, एक सवाल आसान सा था। तो लेकिन अब देखिए, जैसे पिछले हमने जितने भी सवाल किए, इस जैसी कोई चीज आपको नहीं मिली होगी जी। हाँ, इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशंस आपका सवाल गलत नहीं करते। कि अगर आप जैसे यहां पर आपको फ्रेट इन गिवन है, अब फ्रेट इन टोटल गिवन है, ABC का अलग अलग नहीं गिवन, तो फिर एलोकेट करना पड़ता है। अब एलोकेशन के लिए बेस का पता होना जरूरी है। अगर तो बेस बताई हो तो उसको फॉलो करते हैं, और अगर बेस ना बताई हो तो बेस्ट बेस खुद ले लेते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड की बेस्ट बेस पता क्या होती है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में एलोकेशन की बेस ना बताई हो तो क्या होती है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये वैसे अगला जो चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 3, उसमें सारी बेस्ट बेस बताई जाती है कि किसके लिए कौन सी बेस लेनी है। वो चैप्टर नंबर 2 में, अब 3 पहले होता था, अब चैप्टर नंबर 2 है। अगला चैप्टर हमारा है भी 2 ही। वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिस बताई हुई है। अब कहेंगे सर चैप्टर नंबर 1 में क्यों बताया हुआ है? क्योंकि ये तो फाइनल में पेपर आया हुआ है ना, तो फाइनल के अंदर तो सारे चैप्टर बदलने पड़े होते हैं जी, तो इसलिए उसने बताया हुआ है। तो अगर अभी आपने लिखनी है तीनों बेसिस तो लिख लें। फैक्ट्री ओवरहेड की बेस ना बताई हो तो डायरेक्ट लेबर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड की अगर बेस ना बताई हो, फैक्ट्री ओवरहेड की बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स। और अगर ये भी ना बताया हो तो आप मशीन आवर्स ले लो, लेबर कॉस्ट ले लो, मतलब इसके रेलिवेंट ले लो। अगर उसने नहीं बताया तो लेबर आवर्स गिवन है तो लेबर आवर्स ले लो, लेबर कॉस्ट गिवन है तो लेबर कॉस्ट ले लो, और अगर ये दोनों नहीं गिवन तो मशीन आवर्स ले लो। लेकिन बेस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इनवाइस वैल्यू पे ले लिया करो। इनवाइस वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ मतलब परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस। कैरेज इन, अगर ना बताया हो तो बेस क्या ले लिया करो? क्वांटिटी, यूनिट्स। ये वो है कि अगर बेसिस आपको ना बताई, अगर बेसिस बताई हैं तो फिर जो बेस बताई है वही ले लो। और इंटरेस्टिंग बात, आप कहते हैं कि सर अगर हम इसके अलावा कोई और बेस हमें पसंद आ जाए तो ले सकते हैं। नीचे नोट देकर लिख देंगे कि यानी हमने इसको एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अपनी बेस, आगे लिख दे नोट देकर, सवाल आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन बेस्ट बेसिस ओवरहेड की बाकी चीजें वो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीख ली। अब सवाल हम पढ़ना शुरू करें। अब सवाल को अंडरस्टैंड करना, परेशानी मैंने पहले कह दिया था कि नहीं लेनी, पेपर ये समझो पास है इंशाल्लाह, बिल्कुल कहा था। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, वो भी आपने किया।
फिर नहीं ली थी, क्लासेस पे नहीं ली थी। और ये एक बात और भी तो बताता हूँ, सच्चे प्यार से भी तो अवॉइड करना होता है। तलाश नहीं करनी चाहिए ना। अब तलाश में इतना टाइम गुजार दोगे तो फिर झूठा हो या सच्चा, तू टेस्ट ही करता रहता है कि ये झूठा है या सच्चा है। सर वो मैंने सुना था कि ढूंढने से भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता मिल तो जाता। फिर बाद में वो टेस्ट करता है ना, बाद में से लगता है ये तो झूठा था, फिर ये नई तलाश में शुरू हो जाता है। चलो जी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये फिनिश्ड गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर के लिए है तो इसकी कॉस्ट में होता है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, नॉट ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो तो अदर एक्सपेंस में चले जाते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर वो कहता है ना रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो फिर सिर्फ मटेरियल को डील करते हैं। हाँ जी, डन यहां तक। अब सवाल, क्योंकि कल भी ये इसी तरह का ही सवाल था कि उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हमने करना था, वैल्यू गलत थी, हमने ठीक करके लिख दिया। अब भी वही काम करना है। थोड़ा सा ये क्यूएम वाली अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपने। अगर मैं कहूँ ना कि ये मुझे कोई कहे कि सर आपने ये बताया नहीं था ये सवाल, तो जो पेपर में सवाल आएगा वो भी कोई पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन ये है कैलकुलेशन और ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये आप लोग खुद करोगे अपने ऊपर भरोसा रख के। अब देखिए सवाल, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं नहीं हल करवाऊंगा, आप लोगों के साथ मिलाऊंगा ताकि आपकी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाए। तो कैलकुलेटर और रजिस्टर रखें। अभी हम कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं लिख रहे, वैल्यू जहां से निकाल रहे हैं। सबसे पहले जब उसने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करो, तो हमारे दिमाग में फौरन एक तरीका आता है कि हम लिख देंगे यूनिट, उसकी कॉस्ट, उसकी एनआरवी। यही तरीका एक होता है ना, जब भी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं तो यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी वाले 3 कॉलम बनाते हैं। तो अगर आपको इस 3 कॉलम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बेस्ट तरीका तो यही है। दूसरा तरीका, एक हमने क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करने का तरीका सीखा था, हमने टोटल स्टॉक ले लिया था, उसके अंदर गलतियां प्लस माइनस कर दी थी, तो क्लोजिंग स्टॉक सही हो गया। तो डिपेंड करता है वहां सवाल क्या आया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ सेल्स एक्स एंड वाई वर 11,600 यूनिट, 9,400 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, असगर अली कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 23। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ब्रॉड ऑन ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस अगर शुरू करे तो ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब है डील रह गई परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक की। सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। Throughout the month, AAA sold these product 25 above their cost. उसने CPS भी बता दिया, मतलब अगर हमने कॉस्ट फाइंड कर ली तो सेल आ जाएगी, सेल फाइंड कर ली तो कॉस्ट आ जाएगी, CPS लगा के। CPS तो लगाना आता है ना सबको। चलिए, उसके बाद ये उसने यूनिट्स दी है, ये यूनिट के ऊपर ना CPS लगाकर सेल निकाल, कॉस्ट निकाल लेना कि चलो ये सेल गिवन है, इसके ऊपर CPS लगाते हैं तो यूनिट होंगे। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए के 6 kg लगते हैं ए के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट बराबर है 6 kg के, ऐसा ही है। अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो 12 kg। अगर कोई बंदा आपको ये कह दे कि मटेरियल ए के ना 12 kg खप गया है, इसका मतलब 2 यूनिट बन गए हैं, ऐसा है या नहीं? Yes, अगर आपको कोई ये इंफॉर्मेशन देकर ये कहे कि मेरे 18 kg ए के इस्तेमाल हुए हैं और 6 kg में 1 यूनिट बनता है, तो फिर कितने यूनिट बने होंगे? 3। और अगर कोई ये कह दे मैंने 3 यूनिट बनाए हैं, तो केजी कितने लगे होंगे? 18। ये तो नॉर्मल है ना। आगे चलते हैं। वाई के ऊपर 2 मटेरियल लग रहे हैं, एक बी और एक सी। बी के 5 kg और सी के 3 kg। डन। आगे बढ़ते हैं। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड
केजी, कि ये एक्स वाई खरीद रहा है या मटेरियल खरीद रहा है? मटेरियल। 1,32,000 केजी, 90,000 केजी और 50,000 केजी। इनवाइस वैल्यू मतलब जो उसकी परचेज प्राइस है 58,800 इन 1000 में है जी। तो ये जो अमाउंट गिवन है ये पर केजी गिवन है या टोटल गिवन है? टोटल ये टोटल केजीज की गिवन है। जी। फिर उसका फ्रैट एंड, जो फ्रैट एंड है ये उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है जी। तो ये टोटल गिवन है। जी। तो हमें तो ए के लिए अलग चाहिए, बी के लिए अलग, ताकि हमें पता तो चले, क्योंकि ए की जो कीमत है ना पर केजी की, वो सिर्फ परचेज प्राइस तो नहीं है ना, उसके अंदर फ्रैट एंड भी ऐड होना है और उसके अंदर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी ऐड होना है। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी उसने बता दिया और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दिया। ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है या मटेरियल की है? मटेरियल की है। ओके, अच्छा अभी तक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता हूं, ये इंफॉर्मेशन अभी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर मैं आपसे ज़मान क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि कितने यूनिट बनाए हैं आपने एक्स और वाई के, एक्स और वाई के कितने यूनिट बनाए? उसने बता दिया आपने 1,32,000 केजी खरीदा है, बताया है 1,32,000 केजी आपने खरीदा है, 36,000 इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्लोजिंग है। तो इस्तेमाल कितना हुआ है? 1,32,000 माइनस 36,000, 96,000 केजी इस्तेमाल हुआ है। तो हर केजी, हर 6 केजी ने 1 यूनिट बनाया होगा। यहां पर हम बता सकते हैं कि एक्स के कितने यूनिट बने होंगे, और हमने किस में जाना है? एक्स और वाई के यूनिट फाइंड करने, हमने रॉ मटेरियल की वर्किंग नहीं करनी, हमें एक्स और वाई की चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये बात समझ लगी? 1,32 में से 36 केजी माइनस कर दिए, वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम यूनिट फॉर्म में। उसको मैंने 6 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है जितना मेरा रॉ मटेरियल लगा है उससे ये मुझे पता चल गया कि मेरे कितने एक्स के यूनिट बने हैं। अच्छा, एक्स के यूनिट कितने बनाए आपने? 16,000। 11,400 सेल हो, 600 सेल हो गए एक्स के। तो बता सकते हो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 4,200। तो ये मेरा सबसे पहला टारगेट, मुझे चाहिए यूनिट। 4,400 यूनिट आ गया क्लोजिंग स्टॉक के एक्स के, और मुझे फाइंड ही क्लोजिंग स्टॉक करना है। तो सबसे पहले सवाल से मैंने अपना मतलब निकालना है, ठीक है? देखिए जैसे ही उसने केजी बताया ना, तो फौरन क्लिक कर देना चाहिए कि ये जो उसने ये बता रहा है इतने केजी इस पे लग रहे हैं, इतने केजी इस पे लग रहे हैं, इसका मतलब कोई लिंक है। अब बिल्कुल ऐसे देखिए, 90,000 केजी आपने बी का खरीदा, 20,000 इस्तेमाल ही नहीं हुआ अभी। ओके, इस्तेमाल कितना हुआ? 70,000। और 1 यूनिट बनाने के लिए 5 केजी लग रहे हैं, 14,000। तो 70,000 को मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा तो 14,000। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सी का भी इसी तरह से करेंगे तो ये भी 14,000 आएगा। ऐसा क्यों है भला? क्योंकि दोनों वाई के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों यूनिट एक की वजह से वो ज्यादा मान गए होंगे, एक की वजह से कम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेम ही बनेंगे। तो आप करके देख लो, 50,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 42,000, उसको 3 पे डिवाइड कर दो, 14। मेरा सवाल शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब पहले वर्किंग भी शो करवाऊंगा आपको। मेरा सवाल था क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना। मैं यहां पर लिख देता हूं असगर अली एसोसिएशन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहां पर लिखूंगा एक्स, बल्कि हमारा पुराना तरीके पे जाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं एक्स। नीचे उसने गुड और बैड के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना? वो हम तो एक्स का भी गुड, डैमेज, फिर वाई गुड, डैमेज,
यहां पर हम क्या लिखते होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। अगर पर यूनिट चाहो तो पर यूनिट लिख लो, टोटल के लिखना चाहते हो टोटल लिख लो, एनआरवी पर यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होना है। अब आपने, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बार बार, बहुत सारे सवाल में आपसे करवाने हैं, पहले आप ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट का आइडिया हो गया ना कि मैंने किस तरह से फाइंड किया। कहीं ना कहीं से हिंट तो जरूर होता है, क्वेश्चन ब्लाइंड नहीं होता, हम ब्लाइंड होते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ कहीं ना कहीं लिखा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पता है नाम क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ टू मैनेज द सिचुएशन। जी सबसे पहले ये वर्किंग मैं सिखा देता हूं आपको। वर्किंग नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। आई कैप को भी खुश करना, आई कैप ये वर्किंग से बड़ा खुश होता है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर आपने लिख देना है ए, बी और सी। परचेज कितना किया, 1,32,000 kg और 90,000 खरीद जी, और 50,000। 50,000 ये आपने केजी खरीदे। डन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल केजी में, ए कितना यूज्ड है, कितना 36,000, ये 20,000 जी, और ये 8,000, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल यूज्ड, अगर ओपनिंग पड़ा होता तो वो भी लिख लेते। 96,000 kg इस्तेमाल हो गया जी, 70,000 इस्तेमाल हो गया जी, और 42,000 इस्तेमाल हो गया जी। पर यूनिट केजी रिक्वायर्ड 6 kg, 5 kg, 3 kg। यूनिट प्रोड्यूस ऑफ एक्स एंड वाई, तो 96,000 को 6 पे डिवाइड कर दिया, 16,000 या 14,000, 16,000, 14,000 और 14, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि ये वाई है। उसके बाद यूनिट सोल्ड, एक्स के कितने यूनिट सेल हो गए थे, 11,600, और दूसरे के कितने सेल हुए, 9,400, 9,400। ओके की बात। तो क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड यूनिट्स, $16,000 में से 11,600 माइनस किया, और 14,000 में से 9,400 माइनस किया, 4,000। ये वर्किंग ओके ऐप। आई कैप को अगर ऐसी वर्किंग करके वर्किंग का रेफरेंस देंगे तो खुशी से बेहोश हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो यानी ऐसे ये वर्किंग नंबर 1, उसको ये पता चलेगा ना कि ये 4400 इसने कहां से फाइंड किया, तो ये वर्किंग सारी नजर आएगी। तो यहां पर जाकर हमने लिख देना है 4400 और नीचे लिख देना है 40। अच्छा, आप एक बात हैरान हो गए कि सर वो डैमेज यूनिट अलग करके क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है, क्योंकि सवाल आपने भी पढ़ा है, सवाल मैंने भी पढ़ा हुआ है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो मैं अभी बताता हूं, बता देता हूं, नीचे आओ जरा। सेल्स इंक्लूड 200 unit of X and 400 unit of Y which were returned by the customer because of being damaged. Sales include, तो ये यूनिट सेल के अंदर है या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर? सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो नहीं होंगे। इसका मतलब है ये इन 44 और 4600 के अलावा है।
जब सेल टाइम होगी तो वापस आएंगे ना, तो अभी किस में इंक्लूड है? सेल इसका मतलब है ये जो आपने वर्किंग की है वो इन 16,000 और 14,000 के अंदर शामिल है। अगर आप कहते हो कि हमने यहां से, तो ऐसा करो 16,000 से निकाल दो और नीचे वाले क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो, फिर आपके यूनिट ऑटोमेटिकली 46 4400 चेंज हो जाएंगे, वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अभी वो किसके अंदर शामिल है? सेल के अंदर। इसका मतलब है वो इसमें शामिल है, अभी इसमें शामिल नहीं है। अब जब वापस आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में वापस। अब वो क्लोजिंग स्टॉक में वापस ऐड करेंगे तो डैमेज है, तो फिर उसको अलग ही लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में, या एक दफा ऐड कर दो फिर गुड और डैमेज अलग अलग कर दो। इसे सेल सोल्ड में नहीं इंक्लूड हो, सेल में शामिल है ना, तो वापस आ गए हैं, तो अब सेल में होने चाहिए या, तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो ना, वो तो सेल में शामिल है। अब क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ो जरा, कहता है 200 यूनिट सेल्स इंक्लूड। अगर वो कहता है ना इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कल वाले सवाल में कहता था डैमेज यूनिट इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक से अलग कर दिया। अब क्या कह रहा है? सेल्स इंक्लूड, तो सेल में शामिल हुए ना ये। आगे कहता है रिटर्न्ड, वापस आ गए, इसका मतलब है इसको क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। Because of being damaged, these are with AAA. The defective units need to be reworked by incurring per unit cost rupees 1500 and 800 X and Y respectively, so they can fetch the current selling price. फिर वो असल अपनी कीमत पे बिक जाएंगे। अगर ये खर्चा करोगे तो वो अपनी असल कीमत पे बिक जाएंगे। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है X के 200 यूनिट और Y के 400 यूनिट वापस आ गए हैं। तो अगर वो वापस आ गए हैं तो आप ऐसा करो, इस जो X के यूनिट है उसमें ऐड कर दो और Y वाले Y में ऐड कर दो। तो ये मैंने X में ऐड कर दिए और ये मैंने Y में ऐड। आप कहेंगे सर आपने ऐड तो नहीं किए, ओ भाई ऐड ही किए हैं, क्योंकि डैमेज हैं तो लिखिए अलग, ताकि उनकी एनआरवी को कंपेयर कर सके। अगर वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 200 और 400 शामिल हैं जो कि डैमेज हैं, तो फिर 4200 में से 200 माइनस कर देंगे और 46 के अंदर 400 माइनस कर देंगे। आप कहेंगे सर ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। आई कैप पिछला सवाल देखता है, कहते उसमें मैंने क्या अंग्रेजी इस्तेमाल की है, अगली अंग्रेजी चेंज कर देता, सवाल वही दे देता है। अब हम क्योंकि पास पेपर करके गए होते हैं, हम कहते हैं जी बहुत अच्छा सवाल तो किया हुआ है, उसी पैटर्न पे हल करके। अगर आप में से जितने लोगों ने इन केस, अगर इस पहले तो आप लोगों से क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट ही शायद ना फाइंड हुए हो कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं। अगर वो फाइंड हो गए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपने 4400 में से 200 निकाल दिया हो, कि उसको 42 और 200 लिख दिया हो कि 200 डैमेज है, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर थे ही नहीं, तो निकाले कैसे? वो तो उसके अंदर ही नहीं थे, तो फिर गुड यूनिट को आपने डैमेज कंसीडर कर लिया। तो अंग्रेजी बड़ी ध्यान से पढ़। अब देखिए हमारा पैटर्न तो बन चुका है, सोल्यूशन तो यही है जो हमारे सामने है, बाकी चीजें फाइंड करेंगे। अभी हमें चाहिए सब की कॉस्ट पर यूनिट। अगर कॉस्ट पर यूनिट आ गया तो उसके ऊपर लगाएंगे सीपीएस 25%, सेल आ जाएगी, सेल में से रीवर्क कॉस्ट पर माइनस कर देंगे, एनआरवी आ जाएगी, स्वागत खत्म। अब इस टाइम हमें सिर्फ क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट, और ये मैन्युफैक्चरर भाई साहब है, तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, हमें ये भी पता है कि हमने कितने यूनिट बनाए हैं, पता है ना कितने यूनिट बनाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं, जितने यूनिट बनाए हैं उस पर डिवाइड करते हैं, कल भी यही किया था, तो पर यूनिट कॉस्ट। अब आए जरा वर्किंग नंबर 2, यहां पर वर्किंग का रेफरेंस देना है वर्किंग नंबर 1। ताकि उसको अगर ये पता चले ना कि 4600 हमने कैसे फाइंड किया, तो वो फाइंड कर ले, देख ले जाके। अब आओ जरा वर्किंग नंबर 2, ये तो बहुत आसान है, जो मुश्किल काम है वो हो चुका है। ये यूनिट में ही थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना था, मैनेजमेंट इस्तेमाल करनी थी, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वर्किंग नंबर 2 जी, वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ना, ये फिजिकल सब्जेक्ट है, ऑनलाइन भी समय लग जाती है, बहुत सारे लोगों को समय लग जाती है, बट ये मजा जो आता है ना वो फिजिकल का। हाँ जी, आए जरा, पहले तो मटेरियल कॉस्ट इस्तेमाल हुई, वही करते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ए
बल्कि हमने तो लिखना है एक्स और वाई। क्या लिखना है? एक्स और वाई। पहले इनकी ना कॉस्ट फाइंड करनी, ए बी और सी की, पर केजी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं ना। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस कितनी है जी? परचेज प्राइस 5 to 800, 5 to 800, 000 भी लिख लो क्योंकि सारे इन 1000 में है। फिर 90 मिलियन, 4320 अच्छा वो केजी है। 43200, 43200, 000, 30 मिलियन। डन। इसके अंदर फ्लैट ऐड करना है। फ्लैट इन आपके पास है 21,760 इन 1000, और फ्लैट इनको इनवाइस वैल्यू की बजाय, क्योंकि किराया पर यूनिट के हिसाब से करते, जितने केजी मंगवाए हैं ना, अब कितने केजी मंगवाए हैं? 1,32,000 केजी मंगवाए हैं एक, तो एक को उतना किराया चार्ज कर दो 1,32,000 केजी का। इसके 90,000 केजी मंगवाए हैं आपने, इसके 50,000 केजी खरीदे हैं ना, तो ये केजी आ रहे हैं ना ट्रक के ऊपर, तो किराया फिर जिसके ज्यादा यूनिट मंगवाए हैं उस पर ज्यादा किराया चार्ज कर दो, जिसके कम यूनिट मंगवाए हैं तो फ्रेट इनको अगर ना बताया हो तो जो क्वांटिटी मंगवाई है ना उस पर बेस बना लो। तो 1,32,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000, 272,000। तो क्या करेंगे? 126 मिलियन, सॉरी 21,760,000 डिवाइडेड बाय 2,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 132 करेंगे तो ए का, 90,000 करेंगे तो बी का, और 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का। चाहे 30 से 30 कैंसिल भी कर सकते हो, 172 पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो रेशो होती है ना वो डिवाइड करके आप नेट करके कर सकते हो। तो 21, लेकिन करना क्या है आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये जो मैंने 3 जीरो लिखे हैं ना, अकाउंटिंग में तो चल जाता है, इसमें 3 जीरो की वजह से बड़ा मसला आ जाता है। बोला क्यों? केजी आपके फुल फॉर्म में है, अमाउंट आपकी 1000 फॉर्म में है, केजी आपके फुल फॉर्म में है, केजी के साथ 1000 नहीं लिखा हुआ, इसलिए कभी कभी आपका सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप ना या तो सबको 1000 में ले लिया करो या फिर सबके 1000 खत्म कर दिया। हाँ जी, तो 21,760,000 को डिवाइड करो जरा 2,72,000 पे। पहले तो 1,32,000 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आ रहा है? 60,000। फिर आप मल्टीप्लाई करो 90,000 से, 7.2 मिलियन, 7,200,000। फिर आ गया 4 मिलियन। डन। अब हम आगे आ जाते हैं जनाब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। याद रखें इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जब बताया हो तो वो इनवाइस वैल्यू पे होती है, वो यूनिट पे महंगियों की ज्यादा होगी, कम जो महंगे होंगे उनकी कम की। देखा ना, इंश्योरेंस करने वाला ये नहीं देखता क्वांटिटी कितनी है, वो कहते हैं महंगी चीज को जब मुझे वापस उसको कंपनसेट करना पड़ेगा तो उसकी कीमत देखी जाएगी ना कि उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी। तो इसलिए इसको किस पे किया जाता है? इनवाइस वैल्यू पे। तो इनवाइस वैल्यू ये गिवन है सबकी 1,126 मिलियन। तो इंश्योरेंस ट्रांजिट है कितनी? 3,780,000 डिवाइडेड बाय 126 मिलियन या 126,000 लिख लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 5 to 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इंश्योरेंस आ जाएगी, 4,3,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की इंश्योरेंस आ जाएगी, 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की इंश्योरेंस आ जाएगी। तो करें जरा 3,780,000 डिवाइडेड बाय 126,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 to 800 कितना? 15
8400, वो मैं सारा 1000 में कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट 129600 129000 900,000। अब ये चीज क्या है भला? ये मटेरियल की कीमत आई है। इसकी कीमत आई है, मटेरियल की कीमत आई है। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी, 5 to 800 प्लस 10560 प्लस 1584 6494400 43200 plus 7200 plus 1296 51696 फिर 30 मिलियन प्लस 4 मिलियन प्लस 900,000 34900 ओके। अब यहां पर हमारी कॉमन सेंस चले, बोला कैसे? उसने कहा कि जनाब ए को बनाने के लिए ना, एक्स को बनाने के लिए ए के 6 kg इस्तेमाल होते हैं, और हमने ये देखना है कि अच्छा अगर एक यूनिट पे 6 kg इस्तेमाल होते हैं तो एक यूनिट की कीमत कितनी होगी। इसका मतलब जो 6 kg की कीमत होगी एक्स के एक यूनिट की कीमत किसके बराबर होगी भला? ए के 6 kg के बराबर, क्योंकि उसके 6 kg लग रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इसकी अगर पर kg की कीमत मिल जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही करेंगे ना। तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स है, ये नहीं कि सिर्फ आप टोटल मटेरियल कॉस्ट भी फाइंड करोगे तो काम हो जाएगा। आप ऐसा करो, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। दोबारा सुने, दो मेथड वाली साइड में मैं जाने लगूं, दोनों को बताने लगूं, एक बताता जाऊंगा साथ, एक करवाता जाऊंगा। एक तरीका ये है, ये मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई, इतना मटेरियल खरीदा है या ये इस्तेमाल भी हुआ है, इतना खरीदा है। इसमें से अगर मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दूं तो आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक होगी बात? क्या आ गया? रॉ मटेरियल यूज्ड। और अगर मैं यहां से पर केजी की कीमत फाइंड कर लूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट। दोनों तरीके से मैं लग गए। या तो मैं ऐसा करूं, मटेरियल यूज टोटल फाइंड कर लूं, इन टोटल के सारा इन टोटल फाइंड कर लूं, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी, और एंड पे जितने यूनिट बनाए हैं उस पे डिवाइड कर, एक तरीका। या मैं शुरू से ही पर यूनिट फाइंड करता जाऊं। दोनों बातें समझ लग रही है, दिमाग में बैठ रही है। देखें, जमान परेशान हो रहा है। इतना मटेरियल मैंने खरीदा है, 36,000 kg तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये कॉस्ट में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस जो अमाउंट है ये है 1,32,000 यूनिट की कॉस्ट, 1,32,000 पे डिवाइड कर दूंगा, 36,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो माइनस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज। चलो दोनों करते हैं, हम कहीं जाना है। पर यूनिट भी मैं फाइंड करवाता जाता हूं और ये भी करवाता जाता हूं। डन? चले जी, पर यूनिट तो बता दो ना पहले। यहां पर मैं एक्स और वाई के पर यूनिट की वर्किंग करने लगा, ठीक है। इसको मैं किस पे, केजी कितने खरीदे हैं? इसके 1,32,000, इसके 90,000, इसके 50,000, ठीक है। अब मुझे बताओ पर केजी कितनी कॉस्ट है पर केजी। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो पर केजी आ जाएगा कितनी अमाउंट? 490। पक्का? 1,32,000, 90 और 50। अच्छा, टोटल 51,696 की बात कर रहे हो? कर लो टोटल, आपके सामने ही है।
पहले एलोकेशन ठीक है, पहले ये भी, इन तीनों का टोटल उसके बराबर आ रहा है। एक दफा करें जरा, 1584 प्लस 1296 प्लस 900, 1584 प्लस 1296 प्लस 900 करो जरा, टोटल बराबर है 3780 आ रहा है जी। चलो ओके है। फिर अब इसका टोटल करके देख ले, दोबारा एक दफा मेरे साथ करें, 43200 जी 4 3 प्लस 7200 जी प्लस 1296, 0 भी है आगे ना। वो आगे 3 जीरो है ना, जी ये है कितना 5 6 9 696 यही है। डन। अब इनको आपस में डिवाइड करें पर केजी आ जाएगा, इनको आपस में डिवाइड करेंगे पर केजी आ जाएगा, इसको आपस में डिवाइड करेंगे पर केजी आ जाएगा। कितना आ रहा है, पहले का 492 पर केजी, दूसरे वाले का 574.4 6 एग्जैक्ट 690, ये पर केजी की कीमत आ गई। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं हमारे पास, 51696 डिवाइडेड बाय 90, 51696 डिवाइडेड बाय 90, यही आ रहा है। अब यहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, पेपर में कोई एक रास्ता करेंगे, पेपर में ये नहीं दिखाएंगे कि हमें ये भी आता है ये भी आता है, एक टोटल कॉस्ट लेकर चलो और एक पर यूनिट फाइंड करते जाओ, दोनों से करते इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा इतना एक दिमाग हो। अब मैं इसलिए कहता हूं कि आप ना आई कैप का सोल्यूशन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश जरूर किया करो ताकि आपको एक वे और भी मिल जाए। एक वे तो हम करते हैं ना क्लास में, उसके तो आप नोट्स बनाओगे ही बनाओगे और आपको उसी को ही प्रेफर करोगे क्योंकि उसके हमने डिस्कशन कर ली होती है, वरना मैं आई कैप का समझाऊंगा वो भी समय लग जाएगी, लेकिन उसको ना घर जाकर जब फारिग बैठा करोगे तो इसने कैसे किया, ठीक है ना, तो फिर वो भी आपको फिर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, फिर आपके ना नंबर ऑफ वेज रास्ते ज्यादा मिलते जाएंगे, वरना वही होता है ना कि एक रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। तो इसलिए रास्ते होने चाहिए, अल्टरनेटिव भी आपके पास होना चाहिए। देखें अब जरा गौर करना, एक्स को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ए का कितने केजी, 6 केजी, इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाय 492, ये मटेरियल लग रहा है ए के ऊपर पर यूनिट, कितना पर यूनिट लग गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 496, 592 है सॉरी 492, तो 492 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ रहा है 2952, और y के ऊपर दो मटेरियल लग रहे हैं, 5 केजी बी का और 3 केजी सी का, तो इसका उसका पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की कितनी आएगी 574.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 698 ही है ना मल्टीप्लाइड बाय 3, दोनों को प्लस करके 4966 पर यूनिट देखना है तो 4966 मटेरियल कॉस्ट लग रही है और उसकी 2, और टोटल अगर देखना है कि ए के ऊपर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, बी के ऊपर कितना इस्तेमाल हुआ, तो परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें। अब क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बढ़े हुए हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करके देख ले। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का ब्रोडन तो है ही नहीं, 36,000 को मल्टीप्लाई करें 492 से, 36,000 मल्टीप्लाई करें, इसको ए कह देते हैं फिलहाल के लिए और इसको बी कह देते हैं जी, 177
12,000,000। फिर आप ऐसा करो कि 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 574.4 से, 11 488,800 डन। उसके कितने 8,000 यूनिट है, 8,000 को मल्टीप्लाई करो 698 से, 5584,000। ये हमारा है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और ए जो मैंने यहां पर ए और बी लिख दिया है, ए हमारा है टोटल मटेरियल परचेज, बी हमारा है इतना अनयूज्ड, और अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। 47232,000। फिर 51,696 माइनस 11,488, 4020 है, 48 भी है, 4020,800। फिर 34,900 माइनस 5584, 29,316,000। ये है रॉ मटेरियल यूज्ड। अच्छा आपको पता याद है, ये भूल गया कि हमने एक्स के टोटल यूनिट बनाए कितने थे, टोटल 16,000। इस अमाउंट को अगर मैं 16,000 पे डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आएगी, और वो किसके बराबर आएगी भला, क्योंकि ये भी तो पर यूनिट ही है। आप करके देख लो। $2952। तो चाहे पर यूनिट के साथ चलते जाएं, क्योंकि एंड पे हमें चाहिए तो पर यूनिट ही, तो चाहे टोटल फाइंड करके सबको एंड पे पर यूनिट पे ले जाए, एंड पे 16,000 पे डिवाइड कर देना। आगे चलते हैं, मटेरियल वाली बात खत्म होगी हमारी, जिधर ये भी सारा हो गया हमारा, ये सारा हो गया। अब आ जाते हैं, वो कहते हैं प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 5 लेबर आवर्स पर यूनिट, 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट पे। इसका मतलब है एक यूनिट की कीमत 5 घंटों के बराबर है, और वाई के ऊपर कितने लगते हैं 3 घंटे। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज ₹300 पर यूनिट, 300 पर आवर्स। अगर पर यूनिट होती तो फिर तो डायरेक्ट लिख देते ना, अब क्या है पर आवर्स। अब फिर वही बात, क्योंकि मैं तो टोटल भी कर रहा हूं, लेकिन पर यूनिट बड़ा आसान हो गया। देखिए 500 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 300 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ये पर यूनिट आ जाएगी ना जी। और y के ऊपर 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी पर यूनिट आ जाएगी, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। तो फिर एक यूनिट पर कितना खर्चा आया लेबर का, 5 घंटों का खर्चा। तो 5 घंटे का खर्चा कैसे बराबर आएगा, 1 घंटा 300 रुपए का। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट 1500 और 900, यहां पर लेबर 1500 और 900। चलो ये तो मैंने पता था, वो बड़ा आसान है, जंग तो इधर शुरू की हुई है। अब यहां पर हमने लिखनी है टोटल लेबर कॉस्ट। बताएं जरा टोटल लेबर कॉस्ट कैसे लिखे। हम लिखेंगे हमने यूनिट बनाए कितने 16,000, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो क्या सामने आएगा, यहां पर कर लेते हैं क्योंकि वर्किंग का रेफरेंस भी देना होता है ना। देखिए हमारे पास यहां पर ऐसे लिखेंगे पर यूनिट लेबर, एक्स पे कितनी है 5 घंटे और वाई पे कितने लग रहे हैं 3 घंटे। यूनिट कितने बनाए हैं, एक्स के हमने कितने बनाए हुए हैं 16,000 है ना, कहीं आपने लिखे हुए 16,000 बनाए हैं। कैसे पता चला था, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम को डिवाइड करके चेक किया था। और वाई के कितने बनाए थे 14,000। टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, एक्स पे कितने लगे होंगे लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स कितने, एक यूनिट पे 5 घंटे लग रहे हैं और 16,000 यूनिट आपने बनाए हैं, ऐसा ही होगा।
इतने टोटल घंटे लगे होंगे। जी और वाई पर कितने घंटे लगेंगे टोटल? 42,000। ये जो 80,000 और 42,000 फाइंड किया, ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है? टोटल आवर्स। और 1 घंटे की कीमत 300 रुपए। तो टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 80,000 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो और 42,000 को भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 रुपए है ना। तो पर यूनिट तो हमारे पास पहले ही थी 1500 और वो, और हमने टोटल लेबर कॉस्ट भी फाइंड कर ली, क्योंकि जिंदगी में हर जगह कहीं ये भी काम आ सकता है, इस तरह की वर्किंग भी आ सकती है। और जरा टोटल लेबर कॉस्ट, लेकिन पेपर में मैं याद रखें ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि ना ये प्रेशर नहीं है, ये चैलेंज होता है। हमारे पास कितने वेज हैं इसको फाइंड करने, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 80,000 मल्टीप्लाई में 300, 24 मिलियन। और 42,000 ये तो टोटल आ जाएगी। इनको इकट्ठा करके ना लिख दे, क्योंकि ये मटेरियल कॉस्ट होगी, ये दोनों वाई की हैं, ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके लिखवा दो मुझे ये, इनको 40208, क्योंकि ये दोनों मटेरियल कॉस्ट किसके ऊपर लगी है? वाई के ऊपर लगी। 6952400, दोनों को प्लस कर दिया। और लेबर कितनी लगी है इसके ऊपर? एक्स के ऊपर लेबर कितनी लगी? वाई के ऊपर 42। कितने घंटे लगे? 42,000। और 1 घंटे का रेट 300 रुपए है। कितना? 12.6 मिलियन। ये ऊपर आपके पास मटेरियल है, नीचे अब लेबर आ गया, पर यूनिट भी इधर लिखा हुआ 1500 और 900। तो इसके बाद आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। आ जाओ जी, फैक्ट्री ओवरहेड पे चलते। उसने लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड है 13 मिलियन, 13.32 मिलियन, और उसने इकट्ठा ही बता दी। और अब इसको अगर हमने डिवाइड करना है ना, कुछ ना बताया हो, तो बेस्ट ऑप्शन होती है डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या होती है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो क्या होगा? टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स पे डिवाइड, और अलग अलग से लो जी। ये बाई चांस हमने एक छोटी सी वर्किंग करके बैठ गए, ये जो 80,000 हैं ये लेबर आवर्स ही तो हैं, और 42,000 भी लेबर आवर्स हैं। दोनों को प्लस करो तो कितना बनता है? 120, 1,22,000 टोटल लेबर आवर्स। अगर मैं इसको 80,000 पे डिवाइड करूंगा, मतलब इसको, सॉरी, लेबर फैक्ट्री ओवरहेड को मैं डिवाइड किस पे करूंगा? 1,22,000 पे डिवाइड करके 80,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा उसका, और 42,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5। तो फैक्ट्री ओवरहेड करो जरा, 13,13.320,000, 13320,000, ये 13320,000 डिवाइडेड बाय 122,000 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 87344, बस। आगे 000 भी है। अच्छा, 8734426 पॉइंट को छोड़ दें इसका। दूसरे का डिवाइडेड बाय 1,22,000, 458557 और इनको प्लस करें तो वो आंसर आना चाहिए 13,320,000, 13,320। अच्छा, यहां पर तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, यहां पर तो पर यूनिट आने चाहिए। अब पर यूनिट में जरा ध्यान से देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। यही था ना टोटल। अगर मैं इसको 1,22,000 पे डिवाइड कर दूं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या चीज होगी बोला? पर आर फैक्ट्री ओवरहेड, पर आर्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया वैसे? 13320,000 डिवाइड बाय 1,22,000, 109 पॉइंट, पूरा 18 से आगे भी कुछ है,
03 पूरा लिख ले। डन। अब जरा देखिएगा, ये x के एक यूनिट की है या एक घंटे की है? 1 घंटे की। ये तो एक घंटे की है। और x पे कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक यूनिट की का फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। ये जो है एक घंटे के फैक्ट्री ओवरहेड है, तो x के ऊपर तो 5 घंटे लगते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे वो उसको 300 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरे को भी 300 से मल्टीप्लाई किया, तो बिल्कुल ऐसे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पर यूनिट भी आ जाएंगे। अच्छा, पर यूनिट यहां से भी फाइंड कर सकते थे, अगर टोटल तो फाइंड कर लिया था, इसको 16,000 पे डिवाइड कर देते, इसको 14,000 पे डिवाइड कर देते। टोटल कॉस्ट और हमें चाहिए पर यूनिट, तो यूनिट पे डिवाइड कर दो। उधर पर आवर्स है आपके पास तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स से कर दो। जिससे भी करोगे आंसर पे कभी कोई फर्क, तो 109 अशारिया उसको जो भी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट भी निकाल ले। फैक्ट्री ओवरहेड 109 पॉइंट जो भी है मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 545.90, इसको 46 कर देते और मल्टीप्लाई बाय 3 से करो। 109.1803 मल्टीप्लाई बाय 3 327 बस 0.327 ही रहते। लो जी, ये मेरे पास आ गई x की पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये y की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और अगर मैं इनको प्लस करता हूं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैं 16,000 और 14,000 पर डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट भी आ जाएगी। ओके होगी बात, क्योंकि मुझे चाहिए पर यूनिट, क्योंकि मैंने वहां पर यूनिट लिखी है। टोटल भी लिख सकता हूं, फिर एनआरबी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बताया जरा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, जहां से मर्जी फाइंड कर लो, ये आगे करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, करके घर जाकर चेक क्रॉस चेक भी कर लेना, लेकिन पेपर में हम दोनों मेथड नहीं कर देने कहीं। जी करो जरा जो आपको ज्यादा आसान लगे। 2952 प्लस 1500 प्लस 546 4998 और 4966 प्लस 900 प्लस 327 6193 डन। आओ जी, सॉल्यूशन तो ये है हमारा, ये है इतना सा, बाकी सारा जो मर्जी करो। कॉस्ट पर यूनिट मुझे बता दें जनाब, एक्स की कितनी आई? 499.8 या 4998? 4998 4। अब तो ये हमारा एरिया यही बच गया बस। 4998 4998, क्योंकि एक्स की तो दोनों एक ही है। दूसरे की कॉस्ट कितनी आई थी? 6193 6193 6193। ओके होगी बात। एनआरवी कहते हैं सेल प्राइस माइनस अगर कोई खर्चे वर्चे हैं तो। सेल प्राइस कैसे पता चलेगी? उसने कहा जी 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारे पास है, कॉस्ट हमारे पास है, इसके ऊपर सीपीएस लगाएंगे तो सेल आ जाएगी। तो डिवाइड सीपीएस है तो कॉस्ट 100 पे डिवाइड करें, 125 से मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 100 पे डिवाइड करना और 125 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 1.25 बन रहा है। 6247 कैसे मल्टीप्लाई किया? 4998 को कितना? 6247.5। ओके है ये। नीचे वाले की भी यही सेल प्राइस है, ये उसमें से कुछ माइनस होना है, ये खर्चा माइनस खर्चे माइनस कर दो, 1500 माइनस कर दो, लिखना है तो लिखकर माइनस कर दो, वरना डायरेक्ट माइनस कर दो। तो जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसमें से 1500 निकाल के बता दो। 4747.5
उस समय लग रही है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करना है। फिर आगे चलते हैं, 6193 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 125, 6193 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कर दें डायरेक्ट, कितना कितना 777.25, और इसमें से 800 माइनस कर दें 6941.25। लो जी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे बताओ पहले 4400 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 49 से या 62 से? 200 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 49 से या 47 से? 47 y के 4600 को 619 से या 77 से? 619 और डैमेज यूनिट को 619 या 694? 619 इनसे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये मेरा जवाब है, खत्म। अब आप देखें, जब ये जवाब ये वाला है, इसमें सिवाय कॉस्ट पर यूनिट के कोई ज्यादा कुछ बाकी तो कुछ भी नहीं था जी। इसमें। एक टेक्निकल बात आपको क्या ना, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड फाइंड करना, ये टेक्निकल बात ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बताना टेक्निकल बात, क्योंकि सवाल तो वहां से शुरू हुआ है ना। और आपको क्या लगता है, कल वाला सवाल भी मैंने इसी पैटर्न पे करवाया। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम देखते हैं आई कैप का सॉल्यूशन, वो हर दफा पैटर्न चेंज कर देता है, और हम हर दफा अगला पैटर्न सीखने की कोशिश करते हैं, पक्का कोई भी नहीं होता। तो पैटर्न जो है ना क्लोजिंग स्टॉक का, वो दो पैटर्न, पहला पैटर्न है यूनिट फाइंड कर लो जी। दूसरा पैटर्न है उसकी वैल्यू अगर गलत है तो उसकी वैल्यू में प्लस माइनस कर दो। ये दो तरीके। यूनिट फाइंड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट लेकर आएंगे, रिटेलर है तो परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फ्रैट इन वगैरह ऐड करो, कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैन्युफैक्चरर है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। ओके की बात। तो जनाब 4400 को 4998 से मल्टीप्लाई करके बता दो फिर। 1200 फिर 200 को मल्टीप्लाई कर दो 4747.5 से 949500, और 6193 को मल्टीप्लाई कर दो 4600 से 28487800, और 400 को मल्टीप्लाई कर दो 6193 से 2477200। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53905700। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और अफीफ बताएगा एनआरवी लॉस कितना है। ज़मान आप भी अपनी कैलकुलेशन कर लो। हर बंदा एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन करके बैठे, टोटल एनआरवी लॉस बताना है, टोटल एनआरवी लॉस कितना। फाइव जीरो वन डबल। आपको भी यही है, चेंज है तो बता दे, नहीं बताना। हाँ जमान, जमाना नहीं लगा देना। 501000 उसमें सिंपल इसी में ही है बस एनआरवी। एनआरवी लॉस आता ही तब, इसमें ना समझ लेना 400 में एनआरवी लॉस नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट में ले रहे हैं। एनआरवी लॉस तब आता है जब एनआरवी पे वैल्यू ली जाती है। एनआरवी पे सिर्फ इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, जो आंसर आएगा उसको 200 से मल्टीप्लाई कर 250.5 आ रहा है डिफरेंस। कि हमने अपने वैल्यू कम की है ना एक तरह से, तो कितना आ रहा है 2। अच्छा ये 5 यूनिट अगर टोटल भी बताया हो ना, फिर टोटल कॉस्ट और एनआरवी का डिफरेंस एनआरवी लॉस होता है। 200 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो बस रिक्वायरमेंट थी नहीं तो वैसे शशके था। चले जी सवाल खत्म हो गया। हाँ जी मजा आया हैं। देखिए ये ना मजे ही लेनी है, पेपर को नहीं देखना। तो आएगा देखें,
अगर आप ये कहो कि आई कैप का कसूर है तो ये आपको भी पता है कि नहीं, आई कैप का कसूर नहीं होता, स्टूडेंट का कसूर होता है। वो सही तरह पढ़ते नहीं है, इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। वो जिस चीज के पीछे पढ़ते हैं वही मिलता है, अल्लाह वही देता है। हाँ ये होता है कि जो चीज मिल जाती है तो फिर उसमें किसी में जलालत मिलती है, किसी में कुछ मिल जाता है तो हाँ वो नहीं मिला, चलो फिर आप पढ़ लो, इस पे प्रैक्टिस कर लो, ट्राई कर लो, शायद ये मिल जाए। ठीक है, चलिए जी, अब आपका काम तो हो गया खत्म। ये मंडे को या तो आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, अब डिस्कशन है ही नहीं है इसके ऊपर, खत्म हो गया। बुध को इसका, बुध को रखा है ना जी बिल्कुल। हाँ, बुध वाले दिन, क्योंकि उनमें से अगर कोई और एफआर का निकल आ गया उनका, जुमेरात को कर लेते हैं, यस जुमेरात को कोई और टेस्ट ना रखने देना, तो सीएमए का ही होगा। जी और इसका परमानेंट डे ही जुमेरात है, ओके क्योंकि इसका आई कैप का पेपर भी जुमेरात को है। ओके ठीक है, तो जुमेरात वाले दिन हमारा ये इसका टेस्ट होगा, क्योंकि आपका मंडे वाले दिन एफआर का होगा, जुमेरात वाले दिन ये होगा, फिर अगले मंडे को डाटा का होगा। ये हमारी डेट शीट है, ठीक है ना। सीआर का फिर मंगल को है, सैटरडे नहीं, आपकी जो फाइनल डेट शीट है ना, फाइनल जुमेरात वाले, मंडे वाले दिन आपका एफआर का एग्जाम होगा, जुमेरात वाले दिन आपका सीएमए का होगा, फिर मंडे वाले दिन नेक्स्ट मंडे को होगा डाटा का। ये आपकी डेट शीट है, क्योंकि डेट शीट क्या आपने पब्लिश कर दी है। और जिसका सीआर के साथ ये है तो वो जुमेरात और मंगल, ग्रुप 2 का पहले ऑडिट होता है। हाँ पहला ऑडिट का होता है, ग्रुप 2 में पहला ऑडिट का होता है, फिर उसके बाद आ जाता है ये सीएमए का, फिर बीआईए का, और एंड पे सीआर। चले, अच्छा आपने ये सवाल भी जी, तो अब सारे हो गए ना, ये तो गाहे बगाहे आपने करते रहना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास पड़ी होगी जब मर्जी, वैसे तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, उसमें मैंने किसी और तरीके से पढ़ाया है, आप किसी और तरीके से, क्योंकि मैं भी ना चेंज ही करता रहता हूँ, इसलिए कि कहीं मैं रट्टे वाली साइड पे ना चला जाऊँ, मेरे पर ना बंदा बोर हो जाता है, पढ़ाते हुए बोर हो जाता है। अब वैसे भी सीएमए में मेरी एनर्जी का लेवल ही कुछ और देखा करेंगे, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी हैं। और सबसे मजा भला कब आएगा, आप पूरी रात रो रो के आओगे, 4 घंटे सवाल लगाओगे और मैं उसको 4 मिनट में करवाऊंगा, तो मजा वो है। फिर आपके दिल में आगे पता नहीं सर कितनी बड़ी बला है, और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर वैसे ही बन जाओगे। अब लोगों ने पार्टी में जो जो लोग आए थे, वहां पर एक लड़के ने बात की थी कि सर ने हमें जो चीजें सिखाई थी ना, हम आगे भी इस्तेमाल करते हैं, वो यही सीएमए की चीजें हैं, ये टेक्निक्स ट्रिक्स हैं, वो चीजें, ये चीजें हमने जगह जगह इस्तेमाल करनी है। फिर तो सीखते हुए हमें तकरीबन 2.5 महीने लग जाएंगे। 2.5 महीने के बाद फिर नहीं, पेपर थोड़ा दूर है, फिर आप लोगों को ना वो मेंटली तौर पर खुद सेट, आपके ना सवाल हल होना शुरू हो जाए। अभी भी अब ये जब सवाल दोबारा करोगे ना, फिर तो ये सवाल है ही नहीं। ये तो इसका मतलब 2.5 महीने सब्र करें, 2.5 महीने सब्र नहीं करना, मेहनत करनी, कोशिश एफर्ट करनी।